सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच जो है वो आज टूट गया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस जो थे एजाजुल हसन साहब, उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया। उस पर ऑब्वियसली हुकूमत का इतराज़ था उन दोनों जजेस पे, वो ना बैठें, उनकी तो ये वजूहत हुई। इसके अलावा जस्टिस अतर बिन जो हैं, उन्होंने भी ख़ुद को अलग कर लिया। उनको इख्तलाफी नोट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सूबाई सहमियत तोड़ने की आइनी व कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी उन्होंने सवाल ये उठाया है कि जो कौमी असम्बली, जो सूबाई असम्बली तोड़ी गई है, पहले इसको देखा जाए कि क्या ये आइनी तरीके से तोड़ी गई है या आइनी तरीके से नहीं तोड़ी गई। सूबाई असम्बलियाँ जमहूरियत के आइनी असूलों को रौंद कर तो नहीं तोड़ी गई, ये सवाल उठाया जस्टिस अतर बिन साहब ने। किसी और मामले को देखने से पहले असम्बलियाँ तोड़ने की आइनी व कानूनी हैसियत देखना नागुज़ीर है। यानी कि जो इलेक्शन की तारीख के वाले सवाल है, इससे पहले पहला सवाल ये है कि असम्बलियाँ सही तोड़ी गई हैं कि नहीं। चीफ जस्टिस ने मुझसे इस मामले में सवाल मांगे जो ये हैं, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि क्या किसी बुनियाद पर वज़ीर आला की एडवाइस को आइनी तौर पर मुस्तरद किया जा सकता है और असम्बली बहाल की जा सकती है। नंबर 1, क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर असम्बली तोड़ सकता है या किसी की राय पर। ऑब्वियसली ये इंडिकेशन है इस बारे में कि इमरान खान की राय पर अगर असम्बली तोड़ी गई है तो क्या वज़ीर आला की राय आज़ादाना थी, और क्या सूबाई असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना वज़ीर आला का हतमी इख्तियार है जिसकी आइनी वजूहत को देखना ज़रूरी नहीं। इन सवालात को बेसिकली अतर बिन साहब ने इस खुद नोटिस को जो है वो चैलेंज किया जुडिशल वे में रहते हुए। उन्होंने एक तरह से अपने आप को से अलग कर लिया। उनका कहना यह था कि इसमें खुद नोटिस बनता नहीं है, और असल सवाल ये हैं जो भी आपको सामने पढ़ के सुनाए। जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने भी अपने आप को बेंच से अलग कर लिया और वो चौथे जज हैं, और उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। बादी नज़र में दरख्वास्तें आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरे में नहीं आती। यानी ये जो अभी 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का सुन रहा है इस सारे मामले को, जो जैसे एजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की वजह से सिचुएशन या ये ट्रायल शुरू हुआ है, ये पिटिशन। याहिया अफरीदी साहब लिखते हैं, जस्टिस के फैसला जारी करने के लिए अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल ठीक नहीं होगा। मामला भी लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जिस पर फैसला होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार इंडिपेंडेंट है, जिसकी दीगर अदालतों में ज़ेर इल्तवा मामले से ताल्लुक़ नहीं। ये हाई कोर्ट के कानूनी दायरा इख्तियार की भी तौहीन होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसके ऊपर। माहौल चार्ज है, सियासी जमातों का भी नुक्ता नज़र है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे। तीनों दरख्वास्तों को मुस्तरद करता हूँ। हमारे लिए आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल तीनों दरख्वास्तों पर दुरुस्त नहीं होगा। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। इसके अलावा जो 5 रुकनी बेंच जारी है इस मामले को लेकर के अब इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी है। अगर गवर्नर जो है वो असम्बली ना तोड़े, मतलब साइन ना करे वज़ीर आला की एडवाइस पर, तो अब किसकी जिम्मेदारी है? सदर की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट को फैसला करेगी। तो आइन की इस इंटरप्रिटेशन के लिए अब 9 के बजाय 5 रुकनी बेंच खड़ा हुआ है। मामला बेंच जिस तरह अलग हुआ है कॉन्ट्रोवर्शियल बन चुका हुआ है। इवन जो 2 जजेस रिस्पेक्टेड इसका हिस्सा है इस बेंच के 5 रुकनी, उनमें दोनों जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आया है, लेकिन वो बेंच का हिस्सा है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ये कहते हैं कि गुलाम मोहम्मद डोगर केस से मुतल्लिक ऑडियो संजीदा मामला है, जो ऑब्वियसली एक जज साहब के मुतल्लिक मुबैना तौर पर आई। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी इलेक्शन से मुतल्लिक पहले ही अपना जहन वाज़ह कर चुके हैं। दोनों जजेस का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। दोनों जजेस ने राय देते वक्त आर्टिकल 10A पर गौर नहीं किया। इन हालात में चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस लेने का कोई जवाब नहीं बनता। जैसे जमाल मंदोखेल भी इख्तलाफ रखते हैं इस 5 रुकनी बेंच की जो हेयरिंग हो रही है या इसमें जो सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन वो बेंच का हिस्सा है, वो बेंच को छोड़ के नहीं गए अतर बिन साहब और याहिया अफरीदी साहब की तरह। एक और जज साहब जो इस बेंच का हिस्सा है, जैसे मंसूर अली शाह, वो भी मौजूद है बेंच में, लेकिन उनका भी इख्तलाफ सामने है। अस खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन फिर भी बेंच पर बैठ कर केस सुनूंगा। ऑडियो लीक के बाद अवाम में तनाज़ा खड़ा हुआ। ऑडियो बेंच में मौजूदा एक जज से भी ऑडियो बेंच में मौजूदा जज से भी वाबस्ता है। जज की ऑडियो से मुतालिक अदालत के अंदर और बाहर से भी आवाज़ें उठी। न सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जवाब आया। ऐसे जज जिस पर इल्ज़ाम हो उसे बेंच में शामिल करना नामुनासिब है। 2 जज साहिबान वाज़ेह राय दे चुके हैं, इसलिए उनको शामिल ही नहीं होना चाहिए। यह मामला उस वक्त ज़्यादा संगीन हो जाता है जब 2 सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल ना किया जाए। अदालतें गैर जानिबदारी शफाफियत से ऐसी होनी चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। ये सिचुएशन है जी आज की। कल तक फैसला आ जाएगा और जिसमें यह तयन किया जाएगा कि इंटरप्रिटेशन दस्तूर की क्या है, इलेक्शन कौन कराए। पाकिस्तान में देखें अब यही पता नहीं चल रहा आज 2023 में कि अगर कोई वज़ीर आला असम्बली तोड़े एडवाइस दे के और गवर्नर साइन ना करे, खुद ब खुद तहलील हो जाए, तो असम्बली का इलेक्शन अनाउंस कौन करेगा?
मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, पहले आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हमारे पास नंबर भी आ चुका है। लाहौर से पीटीआई के 80 जवान, रहनुमा और कारकुनों ने गिरफ्तारी दी है और तहरीक इंसाफ उनको बड़ी कदर की निगाह से देखती है और उनको सलूट करती है। रावलपिंडी से पीटीआई के 41 रहनुमा और कारकुनों ने गिरफ्तारी दी है। इसको भी बड़ा जो है कदर की निगाह देखा। लेकिन रावलपिंडी के कारकुनों में से ऑब्वियसली बड़े बड़े स्टॉल वॉट्स तो नहीं है, लेकिन बहरहाल कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी। गुजरावाला से पीटीआई के 70 रहनुमा और कारकुनों ने गिरफ्तारी दी है। सबसे ज़्यादा स्कोर लाहौर से 80 का, और सरगोदा से भी गिरफ्तारियां दी जा रही हैं दर्जनों के हिसाब से। और पेशावर और मुल्तान जो है ना, वो ज़रा पीछे रह गया है। पेशावर वाले मेरे भाई जो है, मुल्तान वाले, उन्होंने ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही कोई अक्लबंदी का मुजाहरा कर दिया। उन्होंने से किसी एक ने गिरफ्तारी नहीं दी। मुल्तान वाले तो शायद सोच रहे हैं कि उन्होंने हमारा अपना सबसे बड़ा चश्मो चिराग सियासी वो दे दिया है शाह महमूद कुरैशी जेल में नज़रबंदी में, तो उन्हें और क्या ज़रूरत है। और पेशावर वाले जो हैं वो हमेशा ही बड़े अक्लमंद रहे, इसलिए वो वोट भी बड़ा सोच समझ के देते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि जेल जाके करेंगे क्या, तो बाहर रह के जांच करें। ये सारी सिचुएशन है जी। लेकिन आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज पीएमएलएन की गवर्नमेंट का माइंड खुल के सामने आ गया है। वो आपको बता रहे हैं कि वो इलेक्शन कब कराएंगे। उन्होंने डेट भी दे दी है इलेक्शन की, और वो डेट जो है मैं आपको बताता हूँ, मरीम नवाज साहबा ने आज दी है जलसे में खड़े होके। लेकिन इससे पहले ये जो बेंच टूटा है, ये जो बेंच के मामलात हैं, जो इलेक्शन के मामलात हैं, इनके ऊपर ज़रा लासी हासिल बात कर ली जाए।